राजधानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। हर्षवर्धन जी, राहुल जी, विनोद जी और साथ ही समीर जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बात अब बिहार से आगे बढ़कर महाराष्ट्र पर आ गई है। महाराष्ट्र की सियासत में फिर बड़ी हलचल हुई। 6 साल के बाद राज ठाकरे मातोश्री पहुंचे। उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की बधाई देने के लिए गए थे। उद्धव ठाकरे ने गेट पर उनका वेलकम किया। बीएमसी चुनावों से पहले ये मुलाकात बड़े मायने रखती है। राज और उद्धव ठाकरे मिलकर चुनाव में ताल ठोक सकते हैं। 22 दिनों के अंदर अंदर दूसरी बार राज और उद्धव एक दूसरे से मिले हैं। 5 जुलाई को मराठी के मुद्दे पर यानी मराठी भाषा के मुद्दे पर एक साथ मंच पर आए थे और अब राज ठाकरे मातोश्री पहुंचे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। दोनों भाइयों के बीच आधे घंटे तक मुलाकात भी हुई। ये मुलाकात केवल पारिवारिक तो थी नहीं। 2 भाई मिल रहे हैं, मसला राजनीतिक है, कुछ पारिवारिक है। अच्छे दिन लौटेंगे, सवाल यही है। समीर जी, अच्छे दिन आएंगे? नहीं, मुझे लगता है अच्छे दिन लाने की कोशिश है इनका अपने राजनीतिक रूप से ठाकरे ब्रांड के नाम से, जिस की बात उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे करते रहे। और बाला साहेब ठाकरे के समय जो ठाकरे परिवार का, जो ठाकरे ब्रांड का और शिवसेना का जो जलवा मुंबई के अंदर हुआ करता था, वो दोनों एक भतीजे ने और एक बेटे ने, दोनों ने गवा दिया, अलग अलग होकर भी गवा दिया और साथ में रहकर भी बहुत बड़ा वो कोई चमत्कार नहीं कर पाए थे। मुझे लग रहा है आने वाले समय की राजनीति के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। और निश्चित रूप से जब अभी कुछ दिन पहले वो वर्ली में एक मंच पर आए थे, वो तो एक मराठी का मुद्दा था। ये कहा जा सकता था कि भाई उस समय राज ठाकरे ने भी बात कही थी कि मैं मराठी के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे के साथ आया हूँ। इसे किसी अभी फिलहाल राजनीतिक एकीकरण के रूप में नहीं देखा जाए। लेकिन आज अगर उनके जन्मदिन पर वो घर जा रहे हैं और सपरिवार गए, मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से आने वाले महाराष्ट्र की राजनीति के लिए कोई एक अच्छा संकेत के रूप में देखा जा रहा है। इसका मतलब ये बहुत साफ है कि इन दोनों के बीच में भविष्य की राजनीति को लेकर, मराठी की अस्मिता की राजनीति को लेकर, बीएमसी चुनाव को लेकर और आने वाले समय में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो राज ठाकरे की पार्टी है और उद्धव ठाकरे की जो उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना है, उसका भविष्य क्या हो गया। क्या राज ठाकरे अपनी पार्टी का मर्जर उद्धव ठाकरे की पार्टी में करेंगे या दोनों के अंदर बीच गठबंधन होने वाला है? आप बात कह रहे हैं उसमें यह लग रहा है कि दूरियां जो कभी जरूरी थी, अब पास आना भी एक मजबूरी है। तो अब कब तक जो है इस पर कोई निर्णय लेंगे, कोई निष्कर्ष निकलेगा? चुनाव नजदीक आते चले जाएंगे तब फैसला लेंगे क्या कि साथ चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? नहीं, मुझे लगा पर्दे के पीछे दोनों में बातचीत हो रही है और तमाम चीजों पे बातचीत हुई होगी। और मुझे लग रहा है वो सार्वजनिक अभी नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों खुद ही इस संदर्भ में बात कर रहे होंगे, कोई तीसरा पक्ष बात नहीं कर रहा होगा। उनकी फोन पे बातचीत हो रही होगी। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जब उनके बीच सभी तरह की सहमति बन जाएगी और जब ये लगेगा कि ये फेविकॉल का गठजोड़ है, ये टूटेगा नहीं, अब लंबे समय महाराष्ट्र की राजनीति में रहने वाला है, तब ये सार्वजनिक रूप से बयान देंगे। क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को ये डर है कि राज ठाकरे कहीं कह के पीछे कदम न डाले। राज ठाकरे को इस बात का डर है कि उद्धव ठाकरे पहले कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने की घोषणा करे, उद्धव ठाकरे ये घोषणा करे कि महाविकास आघाड़ी का अब मैं हिस्सा नहीं हूं महाराष्ट्र के अंदर, उसके बाद मैं बात करूंगा। क्योंकि जिस आक्रामकता के साथ राज ठाकरे मराठी अस्मिता की बात कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं, ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए तय है कि वो महाविकास आघाड़ी में नहीं रहेंगे। तो क्या अब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिलकर एक गठबंधन बनेगा? क्या ये दोनों मिलकर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन का हिस्सा बनेंगे और एकनाथ शिंदे के लिए कोई टेंशन क्रिएट करेंगे? तो आने वाली राजनीति की शुरुआत हो गई है महाराष्ट्र के अंदर। और निश्चित रूप से यह तय है कि जिस तरीके से राज ठाकरे आज सपरिवार गए भोजन करने वहां पर, तो यह तय है कि आने वाले दिनों के अंदर बीएमसी के चुनाव में निश्चित रूप से इनके बीच में सहमति बनेगी। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ यह आ रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में महाराष्ट्र की अस्मिता जो है, मराठी अस्मिता कहिए, महाराष्ट्रीय अस्मिता कहिए, वो एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। क्योंकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जिस तरह मराठी भाषा के आंदोलन के मुद्दे को लेके एक साथ आए हैं, तो यही उनका कोर मुद्दा होगा। क्योंकि हिंदुत्व के मुद्दे पर बहुत लंबे समय तक बीजेपी से वो लड़ नहीं सकते, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व की होलसेल चैंपियन है पूरे देश में, राष्ट्रीय स्तर पर है। तो हिंदुत्व पे तो रहेगा उनके पास, लेकिन वो हिंदुत्व के ऊपर वो मराठी अस्मिता के मुद्दे को सबसे ज्यादा धार देंगे। क्योंकि वही एक रास्ता है जिससे वो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले अपने उम्मीदवारों को मजबूती से चुनाव लड़ा सकते हैं। क्योंकि भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, ये क्षेत्रीय मुद्दे पर एक सीमा के बाद आगे नहीं जा सकते, इनकी मजबूरी है बड़ी। लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो डीएमके हो और चाहे ये राज ठाकरे बाल ठाकरे हो, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे, तो ये क्षेत्रीय मुद्दे पर ही अपना फोकस करेंगे। और इसीलिए देखिए उनके भाषणों में मराठी की बात होती है, महाराष्ट्र के मुद्दों की बात होती है और ज्यादातर वो उसी पर फोकस करेंगे। तो महाराष्ट्र की अस्मिता, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा आने वाले दिनों में बनती हुई दिखाई पड़ेगी। महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र से आज की दूसरी बड़ी खबर, पुणे में रेव पार्टी की सूचना पर पुलिस ने रेड डाली और जब रेड डाली तो एनसीपी शरद गुट के नेता एकनाथ खडसे के दामाद को पकड़ा गया।
मौके से हुक्का शराब जब्त की गई। एक लॉज में रेव पार्टी चल रही थी। स्पॉट से पुलिस ने 3 महिलाओं को और 5 युवकों को भी हिरासत में लिया है। छानबीन जारी है। एकनाथ खड़से के दामाद के पकड़े जाने के बाद पूरा मामला सियासी रंग ले चुका है। दामाद के पकड़े जाने की खबर एकनाथ खड़से के पास जब पहुंची तो रिएक्शन देना जरूरी है। एकनाथ खड़से ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से जो माहौल बना हुआ था उससे अंदाजा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। अगर उनके दामाद तो सचमुच रेव पार्टी में शामिल थे तो समर्थन नहीं करूंगा, लेकिन पुलिस से भी उम्मीद है कि वो सही तरीके से जांच करेंगे और सच्चाई सामने लाएंगे। जो प्रिंटेड शर्ट में व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं वही एकनाथ खड़से के दामाद हैं। आप पहले बयान सुन ले एकनाथ खड़से का, फिर चर्चा करते हैं। गेल्या काही दिवसामध्ये जे वातावरण सुरू आहे त्या वातावरणानुसार असं काही घडू शकतं याचा अंदाज थोडा थोडा मला येत होता। आणि त्या रेव पार्टीमध्ये आमचे जावई जर त्या ठिकाणी गुन्हेगार असतील तर मी त्यांचं समर्थन करणार नाही, पण पोलीस यंत्रणेने या ठिकाणी प्रामाणिकपणे तपास करावा अशी अपेक्षा आहे। कारण बऱ्याचदा असं होतं की पोलीस काही करू शकतात, ही भावना जनमानसामध्ये आहे। जवाब देते तो बड़ा बनता नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। प्रांजल जो हैं केवलकर, ये रियल एस्टेट का काम करते हैं वहाँ पर और दामाद हैं। और इस रेव पार्टी में जो है वो कहा जा रहा है कोकीन, गांजा, शराब ये सब कुछ मिला है। 2 महिलाएं और बाकी 5 पुरुष को गिरफ्तार किया गया। इस तरह की बातें आ रही हैं। लेकिन ये देखिए, ये जांच का विषय होता है कि अगर वो रेव पार्टी में थे तो क्या उन्होंने ड्रग्स का इस्तेमाल किया था, नहीं किया था, ये सब कुछ ये लीगैलिटी में बातें आएंगी और उसके बाद ही इस बारे में तय करना चाहिए कि क्या सच में वो अपराधी हैं। लेकिन जो एकनाथ खड़से कह रहे हैं ये जो हो रहा है उसका पहले से अंदाजा था, ये कैसा बयान है कि पहले से अंदाजा था? रेव पार्टी चल रही थी, नहीं, उनकी ये वहां वो पर ये बोल रहे हैं मौजूदगी कि थी। राजनीतिक वे में उनको अंदाजा था कि हमारे खिलाफ राजनीतिक साजिश होगी, या फिर ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे को अपने दामाद के बारे में क्राइम है, क्राइम में किसी की पार्टी में इन्वॉल्वमेंट है, उसकी राजनीतिक साजिश क्या है? देखिए, किसी पार्टी में मौजूद होना अपने आप में कोई क्राइम नहीं है, लेकिन हाँ ड्रग का सेवन हो वहां पर तो बात अलग बात है कि उन्होंने किया कि नहीं किया। ठीक है, ऐसे और थोड़ा संदर्भ दें। जब शाहरुख का बेटा बरी हो गया, पाक साफ हो गया, तो खड़से जी का दामाद वो भी तो बरी हो सकता है। वो भी हो सकता है उसी की तरह न लिया हो, सिर्फ पार्टी में रहा हो, तो ये भी तो हो सकता है। इनके और राजनीतिक परिवार बड़ा, आप देखें एकनाथ खड़से जी का कैसा, इनकी बेटी जो है वो मोदी सरकार में मंत्री, रक्षिता खड़से रेऊ से सांसद है और वो मोदी सरकार में मंत्री है, स्पोर्ट्स एंड युवा मामलों के राज्य मंत्री है। जो बेटी है वो बेटी जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की महिला की विंग के प्रदेश अध्यक्ष है। एकनाथ खड़से पहले बीजेपी में थे, बाद में शरद पवार के पास जाते, फिर बीजेपी में लौट कर आते और अब वो फिलहाल वो बीजेपी में, लेकिन बीजेपी ने आधिकारिक रूप से नहीं कहा कि आप हमारी पार्टी में आ गए हो, लेकिन वो कहते हैं कि मैं बीजेपी का मेंबर बन गया हूं। तो अभी तमाम तरह की महाराष्ट्र की लोकल राजनीति भी है, जलगांव की राजनीति है, जलगांव में भी कई तरह की राजनीति चल रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि उनके बेटे का जो राजनीतिक इतिहास या व्यावसायिक इतिहास जो रहा है वो हमेशा विवादास्पद पहले भी रहा है। जो दामाद है उनके पति है क्या, जो मंत्री है? नहीं, उनके हस्बैंड के वो बेटा था, उनकी डेथ हो गई है। वो उनकी बहू है, जो मंत्री वो बहू है। रोहिणी के हस्बैंड है, बेटी के हस्बैंड है। और ये जो उनके जो दामाद है बिल्डर रहे हैं, इनके फिलहाल पहले भी कई जो बयान एकनाथ खड़से भी दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मुझे पहले से इस बात का अंदेशा हो रहा था कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। कुछ दिनों से ऐसा माहौल बना हुआ है। दामाद की फितरत को जानते हैं, वो पहले भी कंट्रोवर्सी में रहे और कई बार एकनाथ खड़से ने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके उनको बचाया है कि कई मामले दर्ज नहीं हुए। लेकिन अब राजनीतिक रूप से एकनाथ खड़से कमजोर है और अब आप किसी रेव पार्टी में शामिल हो गए, वहां ड्रग्स होंगे, आप गिरफ्तार हो गए, तो देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, देवेंद्र फडणवीस के पास गृह मंत्रालय है, अगर आपने कुछ किया है तो आपको कोई बचाएगा नहीं। मुझे लग रहा है अगर वो शामिल होंगे तो जांच में सामने आएगा। फिलहाल ये निश्चित रूप से एकनाथ खड़से के लिए व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है एक बड़ी एम्ब्रेसिंग सिचुएशन है कि उनकी छवि बहुत अच्छी रही एकनाथ खड़से की खुद की। हालांकि भूखंड के मामले में वो भी आरोपी रहे थे जब जमीन का मामला हुआ था और उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ उनसे इस्तीफा ले लिया था। देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री रहते, ये रेवेन्यू मिनिस्टर थे, इन्होंने इस्तीफा दिया था, फिर पार्टी छोड़ दी, फिर वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में चले गए थे। अच्छा, एक और खबर जो अभी हम थोड़ी देर पहले भाषा की बात कर रहे थे, मराठी अस्मिता की बात कर रहे थे, इधर बिहार की भी जब हमने बात की, देखिए सियासी उठापटक हर जगह चल रही है। एफआईआर से लेकर लॉ एंड ऑर्डर तक हर मसले पर शोर है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 से आगे 2026 की सोच रहे हैं।
इतना ही नहीं, 2026 के बाद 2027 और फिर 2029 तक की बिसात बिछा चुके हैं। अब ये कैसे, वो समझिए। बिहार में 25 की सियासी जंग का असर अगले साल बंगाल और तमिलनाडु के चुनावों पर दिखाई देगा। 2027 में सबसे अहम चुनाव उत्तर प्रदेश का है, जिसे अगले लोकसभा चुनाव सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। कहावत यह है कि जिसने यूपी जीता वो दिल्ली की गद्दी पर राज करेगा। मोदी का गणित 29 तक सेट है और यही वजह है कि कल मालदीव से लौटते ही प्रधानमंत्री सीधा तमिलनाडु पहुंचे। आज भी वो तमिलनाडु में ही हैं, कई कार्यक्रमों में वो हिस्सा ले रहे हैं। कल जब पीएम मोदी तूतीकोरिन पहुंचे तो दक्षिण भारत की पारंपरिक वेशभूषा धोती कुर्ते में वो नजर आए। तस्वीरें भी हम लगातार इंडिया टीवी पर आपको दिखा रहे हैं। यहां पर उन्होंने भगवान राम का नाम लिया, कहा कि प्रभु श्री राम की धरती पर आकर उन्हें सौभाग्यशाली महसूस हो रहा है। भगवान रामेश्वर और भगवान तिरुचेंदूर मुरुगन के आशीर्वाद से तूतुकुड़ी में विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। इन 11 इयर्स में इंफ्रा और एनर्जी पर हमारा फोकस ये बताता है कि तमिलनाडु का विकास हमारी कितनी बड़ी प्रायोरिटी है। आज की सभी परियोजनाएं भी तूतुकुड़ी और तमिलनाडु को कनेक्टिविटी, क्लीन एनर्जी और नई अपॉर्चुनिटीज का हब बनाएगी। इन 11 इयर्स में तमिलनाडु को 11 न्यू मेडिकल कॉलेजेस मिले हैं। पहली बार कोस्टल एरियाज में फिशरीज सेक्टर से जुड़े समुदायों की किसी सरकार ने इतनी चिंता की है। ब्लू रिवॉल्यूशन के जरिए हम कोस्टल इकोनॉमी को विस्तार दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां 26 की बात कर रहे हैं, उससे भी आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। 29 की बिसात वो बिछा रहे हैं। राहुल जी, वो तो तमिलनाडु पहुंच के सीधा मालदीव से लौटे और तमिलनाडु पहुंचे। देखिए, एक तो प्रधानमंत्री की ये बात तो बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय है कि वो पूरे देश में जो है जितना भ्रमण करते हैं, जितने लोगों से मिलते हैं, जितने कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, बहुत एनर्जी दिखाई देती है और वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर प्लानिंग हमेशा फॉरवर्ड प्लानिंग करते हैं हर चीज़ के लिए, तो बहुत सराहनीय है। दूसरा, तमिलनाडु इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि बीजेपी का आधार तमिलनाडु में इतना है नहीं। कोशिश बहुत ज़्यादा की गई है, ये भी कहा गया है कि संगठन बीजेपी ने वहाँ पे बेहतर किया है, लेकिन उस तरह से रिजल्ट जो है अब तक बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनाव में भी नहीं मिल पाए हैं। तो बीजेपी का फोकस, हाँ, ये ज़रूर है कि तमिलनाडु है। इसीलिए जो चर्चाएं हो रही हैं कि अध्यक्ष जो है वो कहाँ से होगा, नया अध्यक्ष जो बीजेपी का है, उसमें ये भी बात की जाती है कि क्या दक्षिण भारत से और ख़ासतौर से तमिलनाडु से इसका कोई ताल्लुक होगा या नहीं। अच्छा, हर्षवर्धन जी, हिंदी भाषी पार्टी तमिलनाडु में क्या जीत सकती है? क्योंकि अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो बहुत पॉजिटिव नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई प्रयास करना छोड़ दे। तमिल भाषी थोड़ा बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल इसी बात से हिंदी भाषी पॉलिटिक्स की भी बात कर रही हूँ और नेता की भी बात कर रही हूँ। नहीं, अगर यूं कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ, उसके संस्थापक लोग कौन थे? ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय जी इधर से थे, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो बंगाल से थे। नरेंद्र मोदी आज के सबसे बड़े नेता वो गुजरात से आते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करें तो या तो महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, और उसके बाद रज्जू भैया आए तो इधर उत्तर भारत की तरफ आए। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उस तरफ नहीं है। और आज भी ये हर किसी को पता है कि केरल में सर्वाधिक शाखाएं लगती हैं, संघ का सबसे मजबूत काम वहाँ है। लेकिन चूंकि 60s में जो एंटी हिंदी, एंटी ब्राह्मण, एंटी हिंदू आंदोलन वहां हुआ, जो सनातन विरोधी आंदोलन हुआ, उसकी बुनियाद पर तमिलनाडु में डीएमके बहुत ताकतवर हुई। उससे टूट कर भी जाता है तो एडीएमके चली गई। लेकिन चूंकि एडीएमके अब कमजोर हुई है, डीएमके में भले ही स्टालिन बहुत ताकतवर दिखते हैं, लेकिन शायद राजनीति वहां की पलट रही है। और अगर नरेंद्र मोदी की राजनीति देखें तो सेंगोल से लेकर रामायण के समय में जो हर भाषा की रामायण उन्होंने सुनी,
2014 से लगातार तमिलनाडु जिस तरह से उनके फोकस में रहा है, साउथ इंडिया को उन्होंने जिस तरह से संस्कृति से जोड़ा है, जिसमें भारत की संस्कृति, वहां के मंदिर, वहां की विरासत, उसको जिस तरह से जोड़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत कठिन काम है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि आप लंबे समय से वहां आपका कोई स्थान नहीं रहा है और आपको जो आपने भी मीनाक्षी कहा ना, सामान्य तौर पर कह दिया जाता है कि तो हिंदी पट्टी वाली पार्टी है, हिंदी भाषा वाली पार्टी है, लेकिन अब तो नहीं कहा जा सकता ना। पूर्वोत्तर से लेकर और पूरा पश्चिम भारत, पूरा उत्तर, दक्षिण का कुछ हिस्सा छोड़ दें तो पूरे भारत की पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है और वो उसी तरह प्रयास बहुत सारे अध्यक्ष दक्षिण भारत से, बिल्कुल, वेंकैया नायडू हैं, जना कृष्णमूर्ति, बहुत सारे दक्षिण भारत से लोग। नहीं, दक्षिण में तो कन्याकुमारी से भाजपा के सांसद रहे हैं पहले, अटल जी के जमाने में, तमिलनाडु से। लेकिन ये जरूर है, जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, या उत्तर भारत के राज्यों में, या पूर्वोत्तर में आसाम में हो गई है, वो स्थिति भी तमिलनाडु में नहीं बन पाई, केरल में नहीं बन पाई है, आंध्र में नहीं बन पाई है, तेलंगाना में बनने की तरफ कोशिश भाजपा कर रही है, जो उसका लोकसभा में परफॉर्मेंस था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल के दौरान इस भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचाना चाहते हैं और इसीलिए उनका बहुत फोकस दक्षिण भारत पर है। और आज से नहीं, जब पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनी, सेंगोल आया, तमिल संगम बनारस का, तमिल आचार्यों से पूरा उसकी स्थापना कराना, तमिलनाडु के मंदिरों में जाना, चीन के राष्ट्रपति को महाबल्लपुरम में बुलाना, शी जिनपिंग को, तो दक्षिण पर फोकस उनका और तमिलनाडु पर खास इसलिए है कि दक्षिण की राजनीति की धुरी तमिलनाडु में है। जो दक्षिण की राजनीति जिसको हम कहते हैं, उसकी सबसे जो स्ट्रांग धुरी है वो तमिलनाडु में ही है। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर फोकस कर रहे हैं। और मेरा मानना यह है कि कोई भी राष्ट्रीय पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, जो राष्ट्रीय पार्टी है, अगर देश के सभी हिस्सों में उसका प्रभाव होता है तो राष्ट्रीय एकता के लिए वो एक अच्छी बात है। मुझे लगता है कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में किया था। तीसरे नंबर की पार्टी बनी है। डीएमके और एआईडीएमके के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी को देखें तो 11% का वोट बैंक मिला है, कांग्रेस को 9 पॉइंट समथिंग 10% की। तो कांग्रेस से बड़ी पार्टी लोकसभा में अगर देखें तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को कोई सीट वहां मिली नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का 11% का वोट बैंक ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के अंदर एक विकल्प के रूप में, जो द्रविड़ पॉलिटिक्स से डीएमके और एआईडीएमके के बीच बटी रहती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने लिए स्पेस बना रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कुछ निर्णय भी ऐसे हुए कि आपने एन चुनाव तक के वक्त आपने एआईडीएम के साथ गठबंधन तोड़ लिया। अन्ना मलाई आपका जो इतना जमीनी स्तर पर वहां पर काम कर रहे थे संगठन के लिए, उन्होंने बहुत मेहनत की, वहां पर उन्होंने अपनी एक बहुत ऐतिहासिक यात्रा लोकसभा चुनाव के समय निकाली थी। बाद में उनका पार्टी के संगठन से कुछ वहां लोकल विवाद हुआ, अब वहां को आपने प्रदेश अध्यक्ष हटाकर दूसरे को प्रदेश अध्यक्ष वहां बनाया है। तो क्या अन्ना मलाई को दिल्ली आप महासचिव बनाकर लेकर आएंगे? तमिलनाडु से क्या भारतीय जनता पार्टी कोई नए विकल्प के रूप में देख रही है? क्योंकि अगले साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव है। जिस तरीके से सनातन को डेंगू कहा स्टालिन के बेटे ने, कहा हिंदू धर्म के ऊपर जिस तरीके से हमलावर लगातार डीएमके रही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब एआईडीएमके के साथ मिलकर कोई नई रणनीति के साथ डीएमके को चुनौती देने वाली है? फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत स्पेस नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर कोई बहुत चमत्कार नहीं कर सकती। अगर एआईडीएमके मजबूत होती तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से डीएमके को चुनौती देती। एआईडीएमके खुद टूटकर, क्योंकि पलानीस्वामी और पन्नीरसेल्वम दोनों अलग अलग लोग हो चुके हैं, खुद एआईडीएमके कमजोर हो चुकी है। ऐसी स्थिति में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ा विकल्प नहीं है। लेकिन आने वाले 10 दिनों में वहां पे लोकल लेवल पे आपको फिर से अन्ना मलाई जैसा कोई एक बड़ा लगातार करोगे, 10 साल बाद आप वहां पर आ जाओगे। अन्ना मलाई बिल्कुल विरोध में थे कि एआईएडीएमके से कोई समझौता नहीं होना चाहिए बीजेपी का। उन्होंने ही ये सारा जो तोड़वाया था समझौता, उन्होंने उन्हीं का काम था। तो एक स्ट्रेटेजिकली ये भी था कि अन्ना मलाई को वहां से हटाने के पीछे ये भी बड़ा मंशा है कि एआईएडीएमके के साथ कुछ गठबंधन। लेकिन एक विरोधाभास ये है कि जिस सनातन के धर्म के मुद्दे पर डीएमके और एआईडीएमके का एटीट्यूड एक ही है, और जो जब ये टूटा है जो गठबंधन, तो उसमें वो भी एक मुद्दा था, क्योंकि उसमें एआईडीएमके बहुत डिफेंसिव बचाव की मुद्रा में थी, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल खिलाफ थी डीएमके के स्टैंड पे, और बाद में एआईडीएमके ने भी उसका समर्थन किया। तो ये एक विरोधाभास भी है तमिलनाडु की राजनीति में भाजपा के लिए।